हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहले पार्ट का नया टॉपिक, और वो पढ़ेंगे आप वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन दोस्तों, साइंटिफिक इंडिकेशन पढ़ेंगे। आपने पढ़ा दोस्तों, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इनमें जो प्रायोगिक मान होते हैं गणनाओं से संबंधित, या तो बहुत उच्च होते हैं या उनका मान बहुत न्यून होता है। जैसे बात करते हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बहुत न्यून होता है, जिसका मान नगण्य बहुत न्यून होता है। इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं आवोगाद्रो संख्या है, उसका मान बहुत उच्च होता है। तो ऐसे मान जो बहुत न्यून होते हैं या फिर बहुत उच्च होते हैं, उन्हें लिखना, बोलना, पहचानना, देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब उनका गणितीय विश्लेषण किया जाता है, यानी कि उनकी गणितीय गणना करते हैं, तो बड़ा ही कठिन पेचीदा काम हो जाता है। इसलिए उस गणितीय विश्लेषण को, गणितीय गणना को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम जो बहुत बड़ी संख्या होती है या फिर बहुत छोटी संख्या होती है, उसे n इंटू 10⁻n के रूप में लिखते हैं, जिसमें n जो है ये चर होता है, जिसका मान 1 से 10 के मध्य होता है, और 10⁻n ये घातांक है। घातांक जहाँ n का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार संख्याओं को, मानों को n इंटू 10⁻n के रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन या फिर चरघातांक कहलाता है। चरघातांक की संकेतन कह दो चाहे उसे। दोस्तों उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है वो बहुत न्यून होता है, और वो कितना होता है दोस्तों? 0.0000। दोस्तों पॉइंट दशमलव के बाद में 18 शून्य और उसके बाद में 1 6, ये मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कूलाम में। दोस्तों इसे लिखना, इसे देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसकी गणितीय गणना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग किया जाता है ऐसी संख्याओं का, तो बड़ा कठिन होता है। इसलिए इसे सरल बनाने के लिए इसे वैज्ञानिक संकेतन में जब हम लिखते हैं, तो वैज्ञानिक संकेतन इसका लिखेंगे तो उस समय इसे हम n इंटू 10⁻n के रूप में लिखेंगे, जहाँ n चर है जिसका मान 1 से 10 के मध्य है। दोस्तों इस दशमलव को हम दाईं ओर पहुँचाएंगे। दाईं ओर पहुँचाने के लिए जो 1.1 अंक पहुँचेगा, नीचे 10 का भाग जाएगा, 2 पहुँचाएंगे, 10 के पावर 2 का भाग देंगे। इसी तरीके से जितने अंक हम दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे, उतने ही 10 के घातांक नीचे बढ़ते से। तो इस प्रकार से जब ये दशमलव को हम यहाँ ले जाएंगे 19 अंक दाईं ओर,
तो 19 अंक जब दाईं ओर ले जाते हैं तो 1.6 बटे 10 की पावर 19 हो जाता है दोस्तों। इसे ही हम जब घातांक को ऊपर नीचे करते हैं तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं, या इसे हम लिखते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इस प्रकार से बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी संख्या को, ये तो बहुत छोटी का एग्जाम्पल हुआ, बहुत छोटी संख्या को n × 10⁻n के रूप में जब लिखते हैं तो उसे उस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन या उसे चरघातांक की संकेतन कहते हैं। दोस्तों ये उदाहरण नंबर 1 हुआ। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। ये तो बहुत छोटा था संख्या, जब अब अपन बहुत बड़ी संख्या की बात करते हैं, जैसे अपन आवोगाद्रो संख्या की बात करते हैं दोस्तों। आवोगाद्रो संख्या होती है दोस्तों 6, 0, 2, 3 और उसके बाद में दोस्तों कितने ही शून्य होते हैं, परंतु यहाँ शून्यों की संख्या आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाद में गिनेंगे 20 शून्य होते हैं दोस्तों। कितनी शून्य होती हैं दोस्तों? 20 शून्य होती हैं। तो अब जब हम इस बहुत बड़ी संख्या को चरघातांक में लिखेंगे तो दोस्तों दशमलव को अब की बार अपन को बाईं ओर लेना पड़ेगा, और बाईं ओर लेंगे तो इस बार अपन को उतनी 10 की पावर का भाग न देकर अब की बार 10 का गुणज करना है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 1, 2, 3 यहाँ आएगी। तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये चरघातांक की संकेतन है और आवोगाद्रो संख्या का वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। इस प्रकार बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी संख्याओं को लिखना, बोलना, देखना बड़ा अच्छा लगता है, रोचक लगता है, लेकिन जब इनकी गणितीय गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो बड़ा कठिन होता है। इसलिए इन्हें सरल बनाने के लिए इनके गणितीय विश्लेषण को, इन्हें छोटी बड़ी संख्याओं को n × 10⁻n के रूप में लिखते हैं, जिसे वैज्ञानिक संकेतन या उसे चरघातांक की संकेतन। तो ये आपने पढ़ा चरघातांक की संकेतन में जो चर का मान होता है वो 0 से 10 के मध्य रखते हैं दोस्तों, और घातांक का जो मान है उसमें n का मान माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। अब पढ़ेंगे चरघातांक की संख्याओं के जोड़ व बाकी गुणा भाग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले हम चरघातांक की संख्याओं के जोड़ व बाकी देखते हैं। दोस्तों चरघातांक की संख्याओं का जोड़ बाकी करते समय ये ध्यान रखना होता है कि जितनी भी चरघातांक संख्या दी होती हैं और जिन्हें जोड़ना है या फिर घटाना है, उन सभी के जो घातांक हैं, घात के जो अंक हैं वो समान करने होते हैं, और उसके बाद में जो भी गणितीय विश्लेषण होता है वो पूरा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे अपन से कह दिया जाए 6.1 गुणा 10 की पावर -7
वह 5.3 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 6 ले लो का योग कीजिए। दोस्तों सरल है वैसे, परंतु हमें इनके नियम याद होने चाहिए। नियम यही है, एक नियम है बस ध्यान रखने योग्य कि जो घातांक दी होती हैं उनके अंक समान होने चाहिए। घातांक के हाल में दी गई संख्याओं के घातांक समान करने पर, घातांक समान करेंगे दोस्तों, इसमें 10 की पावर -7 है और इसमें 10 की पावर -6 है। दोस्तों 4 और 6 को -7 कर दो तो ये जो दशमलव है ये यहाँ आ जाएगा, और यदि इसको -7 को -6 करना है तो ये दशमलव इधर बढ़ जाएगा। दोस्तों अब ये आपकी मन की मर्जी है कौन सा किसको करते हैं आप, लेकिन देखिएगा अपन घातांक समान कर रहे हैं। जैसे ये दे लिया 6.1 गुणा 10 की पावर -7 है और इसको भी अपन -7 करते हैं तो ये जो दशमलव है ये यहाँ चला जाएगा और इस प्रकार से अपन लिख देंगे 5.3.0 गुणा 10 की पावर -7। अब आप योग कर दोगे इस प्रकार से सामान्य विधि से जैसे योग करते आए हो। 10 की पावर -7 दोनों में कॉमन है, यहाँ जोड़ कर देंगे अपन इस प्रकार से 6 दोस्तों ये आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 1.95। इस तरीके से ये जो मान आएगा ये आपको इन दोनों के चरघातांक की संख्याओं का योग के बराबर आएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हम तो 7 में नहीं बदलेंगे दोनों को और 6 में बदलेंगे, तो आप 6 में बदल के करेंगे तब भी वही आएगा। इस तरीके से चरघातांक की संख्याओं का जो बाकी करेंगे वो भी सेम प्रोसेस रहेगी, केवल जोड़ जो किया आपने प्लस उसकी जगह आप यहाँ माइनस ले लेंगे और घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा व भाग दोनों में सेम प्रोसेस रहेगी। कोई वैज्ञानिक जो घातांक है उसको समान नहीं करना होता, क्योंकि गुणा में घातांक आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाते हैं, इसलिए घातांक वहाँ जुड़ जाएंगे और जो चर हैं उनका गुणा हो जाएगा, गुणा कर देंगे सामान्य विधि से। इसी प्रकार भाग में हो जाएगा, क्योंकि भाग में एक संख्या जो भाजक होगा वो बटे में और ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे घातांक जो हैं वो कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे जितने हो सकेंगे। इस प्रकार से हम इनके जोड़ में बाकी पढ़ लेते हैं। अब आप 1-2 उदाहरण गुणा व भाग के गुणा व भाग वैज्ञानिक संकेतन है चरघातांक की संख्याओं के गुणा व भाग देखेंगे। गुणा में क्या होएगा, दी गई संख्याओं का गुणनफल करेंगे। उदाहरण लेते हैं, कोई नया नियम नहीं है इसमें, सामान्य विधि से ही गुणा होगा, लेकिन ध्यान रखना आधार समान होने पर जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं। जैसे हमसे कहते 3.9 गुणा 10 की पावर -9 गुणा 5.6 गुणा 10 की पावर 11 को हल कीजिए। दोस्तों
यहाँ चर घातांक की संख्याएं दी गई हैं आपको, तो इसमें हल जब करेंगे आप तो हल में जो चर हैं इनको आप एक जगह रखेंगे और जो घातांक हैं उनको एक जगह ले जाएंगे। 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर 11। दोस्तों ये जो चर हैं इनका सामान्य विधि से गुणा कर लेंगे अपन अलग से। पहले 6 से कर लो, 6 नाम 54, 6 3 18, 18 और 5 23 गुणा फिर से 5 से करेंगे, 5 नाम 45 और 5 3 15, 15 4 19 जोड़ देंगे 4 8 11 और 2, 1 2 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और यहाँ दोस्तों देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए घातों को जब जोड़ेंगे 10 की पावर -9 + 11 तो दोस्तों ये रह जाएगी 10 की पावर 2। इस प्रकार से ये जो हल है इसका गुणनफल है वो ये आएगा। अब दोस्तों यदि इसे वैज्ञानिक संकेतन में हम ठीक तरीके से लिखना चाहें, सही ढंग से इसका योग करना चाहें, तो देखेंगे कि जो चर का मान है वो 1 से 10 के मध्य होना चाहिए, परंतु यह चर का मान 21.84 है, इसलिए वैज्ञानिक संकेतन में सही हल जो होगा सही वो ये होगा कि इस दशमलव को यहाँ लाएंगे तो एक घातांक में वृद्धि हो जाएगी 2.184 गुणा 10 की पावर 3। अब ये वैज्ञानिक संकेतन में सही मान है। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतन में दी गई संख्याओं का या चर घातांक की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और इसी प्रकार भाग की प्रोसेस होगी। जो भाग करेंगे उसमें अपन जो भाजक संख्या दी होगी जिसका भाग देना होगा वो नीचे ले जाएंगे बटे में, तो भाजक के साथ जो घातांक होगी वो भाज्य की घातांकों से कट जाएगी। इस प्रकार से जो बचेगा घातांक वो लिख देंगे, बाकी का हल के बाद में भाग देने के बाद में जो संख्या आएगी भागफल आएगा उसमें देखेंगे हम वो चर होगा हमारा, उस चर में मान 1 से 10 के मध्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 1 से 10 के मध्य करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हम भाग का भी लेते हैं। दोस्तों जैसे ले लिया आपने 6.25 गुणा 10 की पावर कितना ले लो दोस्तों, जैसे -11 ले लिया, भाग 2.5 गुणा 10 की पावर कितना ले लो दोस्तों, जैसे मान के चलो अपन ने -8 ले लिया, को हल कीजिए, को हल या फिर इसको इस तरीके से लिखने ऐसे भी आ जाए, मैं 2.5 गुणा 10 की पावर -8 का भाग दीजिए। छोटे स्तर से करने, बॉटम लेवल से, टॉप लेवल पे बाद में जाना है तुम्हें। हल में हम पहले भाज्य लिखेंगे गुणा 10 की पावर -11 बटे 2.5 गुणा 10 की पावर -8 ये कर देंगे। अब हल में हमको 6.25 बटे 2.5 गुणा ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -11
इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी, घात के चिन्ह बदल जाएंगे, ये दे देंगे भाग। तो दोस्तों किस प्रकार से देंगे, दशमलव से दशमलव यहाँ चला जाएगा, 25 दू 50, बच जाएंगे 12, पॉइंट लगा के 5 और उतार लेंगे, 125 हो जाएंगे, 25 पंजे 125 गुना ये जुड़ जाएंगे दोनों घातें, तो ये रह जाएंगे 10 की पावर -3। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम वैज्ञानिक संकेतन में दी गई संख्याएं या चर घातांक की संख्याओं के जोड़ बाकी व गुणा भाग कर लेते हैं, जोड़ बाकी व गुणा भाग कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे अगला पॉइंट देखेंगे, वो पढ़ेंगे अपन अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। दोस्तों रसायन विज्ञान में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं में जिन पदार्थों में अभिक्रिया पूर्ण होती है उन्हें अभिकर्मक या अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और क्रिया के दौरान जो बनते हैं, क्रिया के दौरान क्रिया का जो फल निकलता है उन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों हम सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें जैसे ही उत्पाद बनता है और उत्पाद बनने के दौरान जिन अभिकारकों ने उस उत्पाद को बनाने में भाग लिया है, उन अभिकारकों में से जो अभिकर्मक यानी जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाए, यानी कि पहले काम में आ जाए अभिक्रिया में, उस अभिकर्मक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। या फिर ऐसे कहें जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाए और जिसे और अधिक मात्रा में मिलाना पड़ता है हमें, उस अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे दोस्तों, आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण सीमांत अभिकर्मक में आपने एक बहुत अच्छी अभिक्रिया पढ़ी है, प्रचलित अभिक्रिया है हेबर विधि द्वारा अमोनिया संश्लेषण। तो यह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्रिया करके लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होती है। इस विधि को बोलते हैं अपन अमोनिया संश्लेषण की हेबर विधि। दोस्तों आपने पढ़ा इस अभिक्रिया में अमोनिया के 2 अणु बने हैं और नाइट्रोजन का 1 अणु काम में आया है, परंतु हाइड्रोजन के 3 अणु काम में आए। दोस्तों हम बढ़ाते, मान के चलो अमोनिया का 1 अणु बनाते हैं, ये लो 1 अणु बन गया। नाइट्रोजन के तो 1 अणु ने भाग लिया, हाइड्रोजन के 1 अणु ने भाग लिया, परंतु अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, फिर भी हमें नाइट्रोजन उपलब्ध है अधिक मात्रा में। लेकिन हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपलब्ध हैं अमोनिया में, और हमारे पास अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो इसका मतलब है अमोनिया का 1 अणु ही हाइड्रोजन के 1 अणु द्वारा निर्मित नहीं हो रहा, इसलिए हाइड्रोजन को हमें और अधिक मात्रा में मिलाना पड़ता है। तो अमोनिया के जब 2 अणु बनाने हैं तो भी नाइट्रोजन हमारे पास पर्याप्त है बनाने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के हमें 3 अणुओं की जरूरत होती है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो उत्पाद बनने के दौरान पहले समाप्त हो रहा है, यहाँ पहले काम में आ रहा है यहाँ,
जिसे और अधिक मात्रा में हमें मिलाना पड़ रहा है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। दोबारा सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनने के दौरान जो अभिकारक पहले काम में आ जाए, अर्थात जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाए और जिसे और अधिक मात्रा में मिलाना पड़े, उस अभिकारक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। उस अभिकारक को हम यहाँ सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया संश्लेषण की हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण के दौरान हाइड्रोजन नाइट्रोजन से पहले समाप्त हो जाता है, जिसे और अधिक मात्रा में मिलाना पड़ता है। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन है वो सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। ओके दोस्तों, शेष आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है।